क्या सर सी फेयर जॉइंट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं सर? बिल्कुल ज्वाइंट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। ज्वाइंट अकाउंट ओपन करने के लिए 2 कंडीशन हो सकती है, दोनों में से कोई यूज कर सकता है अकाउंट को, कोई डेबिट क्रेडिट करना हो या कोई रेमिटेंस करना है तो दोनों में से कोई कर सकता है। करेक्ट। तभी वो सेकंड होल्डर यूज करेगा। यदि अगर आपका रेसिडेंट अकाउंट आपने ओपन कर रखा है, मान लीजिए आपका सेविंग अकाउंट ओपन है और आप एनआरआई हो गए, तो क्या क्या प्रॉब्लम अराइजेस होती है नॉर्मली? आपको एनआरओ अकाउंट में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। करेक्ट। तो उनको ये कन्वर्ट करने पड़ेंगे, हाँ। उनको ये पता होना चाहिए। बहुत सारे प्रॉब्लम है, लीगल प्रॉब्लम, जो आपको बाद में झेलने पड़ सकते हैं। कैन ए रिटायर्ड सी फेयर कंटिन्यू एनआरई अकाउंट? रेसिडेंट इंडियन हो गए तो उनको वो कन्वर्ट कराना पड़ेगा। एनआरओ अकाउंट को सेविंग अकाउंट में आप कन्वर्ट करवा लो। अच्छा। अगर एनआरई अकाउंट है तो उसको क्लोज करने पड़ेंगे। व्हाई डू इंटरनेशनल डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शन समटाइम फेल ऑन बोर्ड और अब्रॉड? ये प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए आप हमेशा ये कोशिश करिए कि वीजा और मास्टर कार्ड ही आप यूज करो। अच्छा, ज्यादातर उसी को यूज करें। बिल्कुल, हाँ। व्हाट शुड ए सी फेयर डू इफ ओटीपी एंड बैंक एसएमएस आर नॉट रिसीविंग व्हाइल सेलिंग? सी फेयर के पास कभी कभी नेटवर्क का भी इशू होता है उनके पास, या आपने इंटरनेशनल रोमिंग एक्टिव नहीं किया है। वीकली ट्रांसफर, डेली ट्रांसफर है, कुछ फ्रीक्वेंट ट्रांसफर आता है, आपके पास नेटवर्क का बहुत ज़्यादा इशू है, तो आप स्पाउस वगैरह का मोबाइल नंबर आप अपडेट करवा के आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, मोबाइल नंबर बैंक के मतलब अगर इनएक्टिव हो जाए तो बैंकिंग सर्विसेज कैसे? ईमेल आईडी अपडेट करके रख सकते हो, तो उसमें अच्छा। बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहेगा, लेकिन आपको मोबाइल नंबर तो अपडेट करने ही पड़ेंगे जो एक्टिव मोबाइल नंबर हो, क्योंकि स्टेटमेंट जो है आपको ईमेल पे मिल जाएंगे, लेकिन ओटीपी नहीं मिलता। हाँ। तो उसके लिए आपको मोबाइल नंबर तो एक्टिव मोबाइल नंबर अपडेट करवाने ही पड़ेंगे। वाई आर सम रेमिटेंस हेल्ड एंड डिलेड बाय बैंक? मतलब कई बार होता है कि सी फेयर को डर लगता है सर कि मैं इतना बड़ा फंड ट्रांसफर कर रहा हूँ, भले रेमिटेंस कर रहा हूँ, तो कई बार सी फेयर डर के मारे नहीं करता है सर। तो क्यों ऐसा डर, ऐसा एनआरआईज और सी फेयर को मतलब माइंड में है? आपका जो इंडिया में अकाउंट है वो कोशिश करो कि आपका एनआरओ अकाउंट ही हो, सेविंग अकाउंट नहीं हो। उसके बाद आपको जो रेमिटेंस करना है वो उसके बाद आप रेमिटेंस करो, तो उसमें कोई डिले नहीं होगा। सी फेयर डॉलर में अर्न करते हैं, दुनिया भर में ट्रैवल करते हैं, लेकिन फिर भी बैंकिंग प्रॉब्लम जैसे अकाउंट फ्रीज, रेमिटेंस डिले, केवाईसी इश्यूज, टैक्स नोटिसेस, डेबिट कार्ड फेलियर और फेमा कन्फ्यूजन्स का सामना करते हैं। बहुत से सेलर को ये भी क्लियर नहीं होता कि एनआरई एनआरओ या एफसीएनआर अकाउंट में एक्चुअल डिफरेंस क्या है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और एक छोटी सी बैंकिंग मिस्टेक फेलियर में बड़ा टैक्स या कंप्लाइंस इशू क्रिएट कर सकती है। कोई बात सिर्फ रेसिडेंशियल स्टेटस या अकाउंट टाइप गलत होने की वजह से ट्रांजैक्शन होल्ड हो जाते हैं, नोटिस आ जाते हैं या अकाउंट ऑपरेशन रेस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। इसलिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं सी फेयरर के रियल बैंकिंग प्रॉब्लम, एक ऐसे बैंकिंग एक्सपर्ट के साथ जो रेगुलर एनआरई एनआरओ और एनआरआई अकाउंट हैंडल करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू finance-with-chiranjeev.com। आई एम चिरंजीव अग्रवाल और आज हम इस चैनल पर टैक्सेशन, फेमा, बैंकिंग और फाइनेंशियल मैटर को स्पेशली सी फेयरर और एनआरआई के लिए सिंपल लैंग्वेज में डिस्कस करते हैं। आज का एपिसोड बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बात करेंगे अनरियल बैंकिंग प्रॉब्लम की जो बहुत से सी फेयरर फेस करते हैं, जैसे बैंक अकाउंट रेस्ट्रिक्शंस, केवाईसी इश्यूज, फॉरेन रेमिटेंस डिले, फेमा कंप्लाइंस कन्फ्यूजन, टैक्स नोटिसेस और एनआरआई बैंकिंग रिलेटेड प्रैक्टिकल चैलेंजेस। और इन सब टॉपिक पर प्रैक्टिकल क्लियरिटी देने के लिए आज हमारे साथ एक बैंकिंग सीनियर मैनेजर फ्रॉम इंडियाज़ लीडिंग पब्लिक सेक्टर बैंक से मौजूद हैं, जो रेगुलरली सी फेयरर और एनआरआई अकाउंट मैनेज करते हैं। सर, वेलकम टू द पॉडकास्ट। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। हाय सर। यस सर। सो सर, मेरे कुछ क्वेश्चन रहेंगे क्योंकि होता क्या है, एनआरआई सी फेयरर्स को बहुत सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम रहते हैं क्योंकि उन्होंने कभी बैंकिंग इश्यूज फेस नहीं किए रहते हैं, क्योंकि ऑल दे आर फ्रॉम मल्टीपल बैकग्राउंड्स। मतलब कहीं किसी ने इंजीनियरिंग बैकग्राउंड किया है, कई बार सी फेयरर सर प्रैक्टिकली क्या होता है कि वो 12th पास करके ही निकल जाते हैं, तो उनको कभी स्कूल में सिखाया ही नहीं जाता है कि बैंकिंग क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। तो सर, इसके लिए जो बेसिक एनआरआई एंड अकाउंट रिलेटेड जो इश्यूज रहते हैं, बहुत सारे इश्यूज रहते हैं सी फेयरर्स को सर, तो वाई डू बैंक सडनली फ्रीज और रेस्ट्रिक्ट सी फेयरर अकाउंट सर? देखिए, अकाउंट फ्रीज होने का जहाँ तक सवाल है, तो अकाउंट फ्रीज होने के लिए के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। अकाउंट फ्रीज, मान लो कि आपने कोई एनआरई या एनआरओ अकाउंट खुलवाया, करेक्ट, ठीक है, हाँ। और आपने इनिशियल फेज में कोई ट्रांजेक्शन नहीं किए, हाँ। ना तो कोई डेबिट किया ना कोई क्रेडिट किया,
तो ये 2-3 महीने आपने कोई ट्रांजेक्शन नहीं किए तो एक टेम्पररी फ्रीज हो जाता है सिक्योरिटी पर्पज से। करेक्ट। और जो पुराने अकाउंट होल्डर है जिनका 2-3-4 सालों से अकाउंट है, करेक्ट। और जो जिनमें केवल क्रेडिट ही हो रहा है, डेबिट नहीं हो रहा है, बिल्कुल सही बात तो उस केस में उनका अकाउंट डॉर्मेंट हो जाते हैं। बिल्कुल। वो भी सिक्योरिटी पर्पज से ही होता है। करेक्ट। और कभी कभी केवाईसी कंप्लायंस नहीं होने के कारण, केवाईसी डी होने के कारण भी जो अकाउंट है फ्रीज हो जाते हैं। करेक्ट। तो ये फ्रीज होने का क्या रीजन है, ये इसके लिए आप रिलेशनशिप मैनेजर जो आपके बैंक ब्रांचेज में होंगे उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हो, या ब्रांच विजिट करोगे तो आपको पता चलेगा। और नॉर्मल केवाईसी आपको अपडेट कराने हैं और वो अनफ्रीज हो जाता है। इससे कोई चिंता की बात नहीं है, ये नॉर्मल प्रॉब्लम है। मतलब ये होता रहता है? हाँ मतलब ये बिल्कुल कभी होता है, और इसे घबराने की बात नहीं है। ये जो है कस्टमर के लिए ही है। करेक्ट। और इससे क्या होता है कि आप जो है, अगर आप कोई अकाउंट यूज नहीं कर रहे हो आप, करेक्ट। तो उसमें कोई मिस हैपनिंग नहीं हो, कोई उसमें धोखाधड़ी नहीं हो जाए, बराबर। तो उसके लिए ही बैंक ये करती है। तो इस पर घबराने की कोई जरूरत नहीं है। करेक्ट। करेक्ट सर। सर इसके अलावा फिर मेरा दूसरा क्वेश्चन है सर कि सी फेयर को क्या कन्वर्ट कराने की ज़रूरत पड़ती है सेविंग अकाउंट को एनआरई या एनआरओ अकाउंट में सर? देखिए, इनिशियली अगर कोई नया सी फेडर जो है ज्वाइन करता है, करेक्ट। हाँ हाँ। तो वो अगर उसका रेसिडेंट इंडियन है, वो पहले से वो एनआरआई नहीं है, करेक्ट। तो पॉसिबिलिटी ये बनती है कि इंडिया में है तो उसके पास कोई अकाउंट होगा, सेविंग अकाउंट होगा। करेक्ट। रेसिडेंट इंडियन का सेविंग अकाउंट ही होता है। हम्म। तो अगर वो उसने एज ए सी फेडर ज्वाइन किया, किसी भी पोस्ट पे ज्वाइन किया हो, Correct. तो वो नॉर्मल सेविंग जो अकाउंट है हाँ, उसको आप एक रिक्वेस्ट लेटर दे के उसको एनआरओ अकाउंट में कन्वर्ट करवा दे देना चाहिए आप उनको। अच्छा। ठीक है। और जहां तक एनआरई के अकाउंट की बात है, तो एनआरई अकाउंट आपको अलग से खुलवाने पड़ेंगे। एनआरई अकाउंट, कोई भी सेविंग अकाउंट जो है वो एनआरओ में कन्वर्ट होते हैं, एनआरई में कन्वर्ट नहीं होते हैं। अच्छा। हाँ ओके। मतलब एनआरई में कन्वर्ट नहीं होगा, एनआरई के लिए आपको अलग से ही अकाउंट ओपन बिल्कुल, करवाना है? एनआरई के लिए आपको अलग से अकाउंट खुलवाने पड़ेंगे। ओह आई सी आई सी। क्या सर सी फेयर जॉइंट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं सर? बिल्कुल, ज्वाइंट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। ज्वाइंट अकाउंट ओपन करने के लिए 2 कंडीशन हो सकते हैं, या उनके स्पाउस के साथ करा सकते हैं, या अपने पेरेंट्स के साथ करा ले। यदि अगर स्पाउस शादी नहीं हुई तो? हाँ, अगर शादी नहीं हुई है, अगर तो पेरेंट्स के साथ करा ले, या कोई भी फैमिली मेंबर के साथ कराते हैं, तो 2 कंडीशन होती है। करेक्ट। अगर ज्वाइंट अकाउंट होल्डर जो है हाँ हाँ। वो अगर रेसिडेंट इंडियन हो, हाँ हाँ। तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, और नॉन रेसिडेंट इंडियन है तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है, मैंडेट चेंज हो जाते हैं। अच्छा। मैंडेट का सेंस ये है कि अगर कोई अकाउंट ज्वाइंटली ऑपरेट हो रहा है, हाँ, तो उसमें एक होता है ईदर और सर्वाइवर। ओके। यानी कि अगर 2 लोग ज्वाइंट में हैं अकाउंट, और ईदर और सर्वाइवर मैंडेट है, हाँ हाँ। तो दोनों में से कोई यूज कर सकता है अकाउंट को। कोई डेबिट क्रेडिट करना हो या कोई रिमिटेंस करना है, तो दोनों में से कोई कर सकता है। करेक्ट। तो एनआरई और एनआरओ अकाउंट में कंडीशन क्या है कि ईदर और सर्वाइवर मैंडेट के लिए दोनों पर्सन को नॉन रेसिडेंट इंडियन होना चाहिए। अच्छा। हाँ, अगर मान लो कि अगर उनके पेरेंट्स जो सेकंड होल्डर हैं, हाँ हाँ। वो पेरेंट्स या स्पाउस जो है रेसिडेंट इंडियन है, हाँ। तो उस सेंस में ये मैंडेट जो है ईदर और सर्वाइवर ना होके फॉर्मर और सर्वाइवर हो जाता है। Okay. फॉर्मर और सर्वाइवर इन से का सेंस ये बनता है कि पहले होल्डर के ना रहने पे ही सेकंड होल्डर जो है वो अकाउंट ऑपरेट कर सकता है। ओके। और टिल अगर लेकिन अगर उसमें कुछ मिसहैपनिंग होता है फर्स्ट होल्डर के साथ, तभी वो सेकंड होल्डर यूज करेगा। ओके। बिटवीन द पीरियड वो यूज नहीं कर सकता है। मतलब सेकेंड होल्डर के पास कोई राइट नहीं है, यदि जब तक अगर फर्स्ट होल्डर जो फॉर्मर है जब तक वो ऑफ नहीं हो जाते या फिर उनके साथ कोई मिस हैपनिंग नहीं हो जाता। हाँ, करेक्ट। मिस हैपनिंग का सेंस ये है कि उनकी डेथ होनी चाहिए तभी ऑपरेट कर सकते हैं। अच्छा। क्लियर सेंस में ये बोले। हाँ, मिस हैपनिंग मतलब नहीं कि उनका पाँव टूट गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, करेक्ट। तो वो भी एप्लीकेबल नहीं होता उसमें। बराबर। एंड सर इसके पहले आपने जो ईदर वाला बताया उसमें आपने शायद ऐसा बोला था कि दोनों ही एनआरआई होना चाहिए। बिल्कुल, दोनों का स्टेटस जो है वो एनआरआई होना चाहिए, तभी ईदर और सर्वाइवर मैंडेट काम करेगा। अच्छा, मतलब प्रैक्टिकली देखा जाए यदि अगर जो जॉइंट अकाउंट में जो प्राइमरी अकाउंट होल्डर है वो एनआरआई है और जो सेकेंडरी अकाउंट होल्डर है यदि अगर वो रेसिडेंट है तो वो ईदर वाला ऑप्शन चूज नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। अच्छा। लेकिन एक चीज हो सकता है कि अगर वो रेसिडेंट इंडियन है, उनको अकाउंट यूज करना है, फैमिली मेंबर है, तो पावर ऑफ अटॉर्नी का एक प्रोसीजर होता है, पावर ऑफ अटॉर्नी दे सकते हैं, तो वो अकाउंट से विड्रॉ या रिमिटेंस वगैरह कर सकते हैं। ये ऑप्शन है अपने पास। अच्छा, वो कर सकते हैं। बिल्कुल। बहुत बढ़िया सर। सर क्या क्या प्रॉब्लम अराइज होती है
यदि अगर आपका रेसिडेंस स्टेटस है इस कंटिन्यू आफ्टर बिकमिंग एनआरआई, यदि अगर आपका रेसिडेंट अकाउंट आपने ओपन कर रखा है, मान लीजिए आपका सेविंग अकाउंट ओपन है और आप एनआरआई हो गए, तो क्या क्या प्रॉब्लम अराइजेस होती है नॉर्मली? देखिए होता क्या है कि बहुत सारे सीफेयरर्स को पता नहीं होता है, उनका जॉब लगता है, वो जॉब पे चले जाते हैं, उनका जो पहले से अकाउंट है वो अकाउंट एज इट इज छोड़ जाते हैं। करेक्ट। वो नॉर्मल सेविंग अकाउंट ही होता है। करेक्ट। लेकिन उनको ये चीज़ पता होना चाहिए कि आपका जो स्टेटस है वो चेंज हो गया, आप अब रेसिडेंट इंडियन रहे नहीं, आप हो गए एनआरआई। करेक्ट। जब आप एनआरआई हो गए तो अकाउंट जो है आपको अकाउंट में भी आपको स्टेटस चेंज करने पड़ेंगे। अच्छा। तो अकाउंट में स्टेटस चेंज करने से मतलब है कि नॉर्मल सेविंग अकाउंट जो है वो रेसिडेंट इंडियन के लिए होता है। करेक्ट। और एनआरओ अकाउंट जो होता है एनआरआई के लिए होता है। हाँ। तो आपको एनआरओ अकाउंट में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। करेक्ट। करेक्ट। तो उनको ये कन्वर्ट करने पड़ेंगे, उनको ये पता होना चाहिए। अच्छा। अगर आप नहीं करते हो, अगर नहीं करोगे तो फेमा गाइडलाइन का उल्लंघन हो जाएगा। अच्छा। टैक्स कंप्लायंस में प्रॉब्लम आएगा। करेक्ट। बहुत सारे प्रॉब्लम है, लीगल प्रॉब्लम जो आपको बाद में झेलने पड़ सकते हैं। हाँ, जो मेरे को सर एक लगता है कि जब टैक्स स्क्रूटनी के टाइम पे एक जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है, हाँ। क्योंकि आपका रेसिडेंस सेविंग अकाउंट है, फिर अब जब डिपार्टमेंट में जाते हैं ना सर, तब हमको ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आता है कि आपका सेविंग अकाउंट क्यों है जब आपको फॉरेन से इनकम आ रही है। तो जब आप नॉन रेसिडेंट हो गए हो तो आपका अकाउंट भी एनआरओ होना चाहिए, बिल्कुल, ना कि आपका अकाउंट सेविंग अकाउंट होना चाहिए। बिल्कुल। बराबर है कि नहीं? और सर यदि अगर कई बार क्या होता है कि आपको किसी को बताना भी है तो फॉरेन से इनकम आ रही है, तो फिर आपने सेविंग अकाउंट क्यों रखा हुआ है? आपको एनआरई अकाउंट रखना चाहिए या एनआरओ अकाउंट रखना चाहिए जो फॉरेन से इनकम आ रही है। तो इन केसेस में भी मेरे को लगता है, आई थिंक ये साइड मेरे साइड से थोड़ा सा एड ऑन हो गया, मतलब यदि अगर ये आप सही बताइएगा, मतलब नहीं, ये हमने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, मैंने मल्टीपल सी फेयर्स का कर रहा हूँ सर, तो मेरे को ये प्रॉब्लम मेरे को प्रैक्टिकली लगी कि ये प्रॉब्लम्स आती है। कई बार सी फेयर्स क्या होता है, मजाक मजाक में नहीं उसको कन्वर्ट करवाते हैं। तो ये सारा एक फेमा का सर बहुत बड़ा नॉन कंप्लायंस है इस चीज को लेकर देखा जाए तो। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट सर। तो सर कैन ए रिटायर्ड सी फेयरर कंटिन्यू एनआरई अकाउंट? डिपेंड करता है ये कि अगर उनका अगर स्टेटस जो है अगर एनआरआई है तो वो कंटिन्यू रख सकते हैं। अच्छा। अगर वो आके इंडिया में रहने लगे, वो रेसिडेंट इंडियन हो गए, तो उनको वो कन्वर्ट कराना पड़ेगा। एनआरओ अकाउंट को सेविंग अकाउंट में आप कन्वर्ट करवा लो। अच्छा। अगर एनआरई अकाउंट है तो उसको क्लोज करने पड़ेंगे। अच्छा, वो कंपलसरी है? बिल्कुल, हाँ। लेकिन अगर आपका पहले से कोई इन्वेस्टमेंट है जो कि एनआरई अकाउंट से जा रहे हैं तो टिल मैच्योरिटी आप उसको कंटिन्यू कर सकते हो, तब उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं। अच्छा अच्छा, प्रॉब्लम नहीं। लेकिन सर एक और चीज़ था कि ये मतलब होता क्या है, एनआरई क्या होता है, एनआरओ क्या होता है और एफसीएनआर क्या होता है? ये सर क्या होता है, इतना कंफ्यूजन रहता है क्योंकि बहुत सारे सी फेयर सर डायरेक्ट आते हैं ना, तो उनको पता ही नहीं चलता ये चीज़ क्या है। ये बहुत नई नई टर्म्स उन्होंने सुन रही थी। कभी बैंकिंग में नॉर्मल सेविंग बैंक अकाउंट सुनते हैं, वो नॉर्मल फिक्स डिपॉजिट सुनते हैं बस। अब उसके बाद ये एनआरई क्या होता है, एनआरओ क्या होता है, एफसीएनआर, सर थोड़ा सा इस पर गाइड करिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो एनआरआई होते हैं वो दो तरह के अकाउंट खोल सकते हैं। नॉर्मल अकाउंट दो ही होता है, जो एक एनआरई होता है, एक एनआरओ होता है। एनआरई तो नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट होता है। एनआरई अकाउंट जो है आप जब फॉरेन से जो कोई रेमिटेंस करते हो, जो फॉरेन करेंसी में रेमिटेंस करते हो, वही अमाउंट आपका एनआरई में पैसे क्रिएट होंगे। आप आप मान लो कि आप यूएसए में काम कर रहे हो या यूरोपियन कंट्री में काम कर रहे हो, तब यूरो या यूएसडी जो आप भेजते हो, तो उसमें क्या होता है कि वो सेम अमाउंट आईएनआर में कन्वर्ट होकर आपको एनआरई अकाउंट में आता है। अच्छा, हाँ, ओके। और उसमें आप इंडिया से कोई डिपॉजिट नहीं कर सकते, इंडियन करेंसी उसमें अलाउड नहीं होता है एनआरई। हाँ, एनआरई अकाउंट में उसमें इंडियन करेंसी आप नहीं डाल सकते। करेक्ट। होता क्या इसमें एनआरई में होता है कि आप एनआरई उनके लिए बहुत फायदेमंद होता है कि इसमें कोई टैक्स नहीं लगते। इसमें अगर आप कोई एफडी आपने किया है तो इसमें कोई टीसीएस नहीं लगता। अच्छा, टीडीएस वगैरह नहीं कटते इसमें। तो ये फायदा होता है। और ये एनआरई में जितने फंड होते हैं वे रिपैट्रिएबल होते हैं। रिपैट्रिएबल बोले तो अगर आपको इमरजेंसी केस में मान लो आपके पास 1 करोड़ रुपीज है, हाँ, कुछ भी एक बड़ा अमाउंट है, आपको फॉरेन में आपको जरूरत हो गया, कोई प्रॉपर्टी परचेज करना है, कोई इन्वेस्टमेंट करना है, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, करेक्ट, तो फुल अमाउंट आप वापस भेज सकते हो। क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल, हाँ। और इसके लिए कोई ये नहीं है कि आपको 15 CACB वगैरह देना पड़ेगा। एनआरई अकाउंट से फंड ट्रांसफर के लिए कोई ज़्यादा मेजर कंप्लायंस नहीं है।
अच्छा, बिल्कुल। बहुत बढ़िया सर। ये हाँ। 15 CACB क्या होता है, मतलब आपने तो 15 CACB तो आप सीए हैं, आप लोग आपने तो किया होगा। अगर कोई अमाउंट रिमिट करते हैं यस, तो उस अमाउंट पे आपने इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स दिया है कि नहीं, वो सीए सर्टिफिकेट होता है, करेक्ट। जहाँ तक मेरे को पता है। हाँ हाँ, तो वो नॉर्मल सेविंग अकाउंट या एनआरओ अकाउंट से अमाउंट रिमिट करने के लिए वो सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होता है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ये जैसे मैं बता सकता हूँ आप लोगों को, 15 CACB क्या होता है, एक CA सर्टिफाइड होता है। उसमें क्या बताया जाता है कि ये जो हम पेमेंट कर रहे हैं इंडिया से आउट ऑफ इंडिया में, तो क्या वो जेन्युइन सोर्स है और ये किस सोर्स को पेमेंट जा रहा है, मतलब कहाँ से कहाँ जा रहा है, ये सब हमको CA सर्टिफिकेट में बताना पड़ता है। हम लोग चलते हैं एनआरओ अकाउंट की तरफ। बराबर। तो एनआरओ अकाउंट जो होता है, एनआरओ अकाउंट आप दो तरीके से कर सकते हैं। या तो पहले का सेविंग अकाउंट जो आपका पास चल रहा हो, उसको एक रिक्वेस्ट लेटर दे दो, केवाईसी दे दो, हाँ, आप उसको नॉर्मल सेविंग अकाउंट को एनआरओ में कन्वर्ट करा सकते मतलब हो। नया अकाउंट बनवाने की जरूरत नहीं। अगर आप पहले से आपका सेविंग अकाउंट है तो आप खोल लो। अगर कोई अकाउंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, आपके पास कोई इंडिया में अकाउंट नहीं है, करेक्ट, तो आप एनआरओ अकाउंट खोल सकते हो। एनआरओ अकाउंट में इसको नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट बोलते हैं। बराबर। ऑर्डिनरी इसलिए बोलते हैं कि ये इतना फ्लेक्सिबल होता है कि आप इंडिया से भी कोई अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हो, फॉरेन से भी कुछ मंगा सकते हो। हाँ, ये बहुत फ्लेक्सिबल रहता है। मान लो कि आपने आपका इंडिया में कोई किधर से रेंटल इनकम आ रहा है, कोई भी इन्वेस्टमेंट का कुछ मंथली कुछ आ रहा है, आईएनआर में आ रहा है। करेक्ट। तो आईएनआर को डिपॉजिट करने के लिए आपके पास एक आईएनआर का अकाउंट होना चाहिए। करेक्ट। एनआरई अकाउंट में जहां तक पहले हम लोगों ने बात की कि एनआरई अकाउंट में हम लोग कुछ जमा नहीं कर सकते इंडिया से, आईएनआर में कुछ जमा नहीं कर सकते। तो उसके लिए एनआरओ अकाउंट भी मस्ट है कि होना चाहिए। तो एनआरओ अकाउंट रहेगा तो आप उधर से कुछ इंडिया में कुछ भी आपको छोटा मोटा इनकम हुआ तो आप उसमें डिपॉजिट कर सकते हो। बराबर बराबर, बिल्कुल। हाँ। एंड सर एक और FCNR। हाँ, ये FCNR क्या है कि FCNR कोई अकाउंट का टाइप नहीं है। FCNR में क्या होता है कि अगर कोई एनआरई अकाउंट है, बराबर, एनआरई अकाउंट में कोई आपका फंड आया हुआ है, हाँ हाँ, ठीक है, एनआरई अकाउंट में फंड है, उसको आपको कोई टर्म डिपॉजिट करना चाहते हो। टर्म डिपॉजिट बोले तो कोई एफडी करना चाहते हैं, बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में एफडी करना चाहते हो। तो एफडी दो तरीके से होते हैं। या तो आप उसको आईएनआर में करा सकते हो, नॉर्मल एफडी बनता है। बराबर। तो उसमें क्या है कि नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट जो रेसिडेंट इंडियन के लिए वही मिलता है। तो वो सर एनआरई में मिलेगा? हाँ, एनआरई में ही आएगा। मतलब एनआरई से पैसे डेबिट होंगे, हाँ, और उसका एफडी बनेगा, एक पार्टिकुलर जो अमाउंट का आप मैंडेट दोगे, और उसका एफडी बनेगा और मैच्योर होगा तो फिर उस एनआरई अकाउंट में ही जाएगा। बराबर है। तो उसमें क्या होता है कि वो आईएनआर में बनता है। अच्छा, ठीक है। और इसमें एक और कंडीशन है कि मिनिमम 1 ईयर के लिए बनता है। 1 साल से कम के लिए आप एनआरई अकाउंट से कोई एफडी नहीं बना सकते। ओह, आई सी। अगर आपने 1 साल के भीतर, अगर 1 साल के अंदर आपने एफडी को ब्रेक कर दिया तो आपको सिंगल रुपीज नहीं मिलेंगे, कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता है। तो उसमें एक ये है कि आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आपका मनी 1 साल से ज्यादा आइडल रहने वाला है तभी आप उसको एफडी में डाल दो, एनआरई में। हाँ, एनआरई में। लेकिन और दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आप उसको फॉरेन करेंसी में एज एफडी बनाना चाहते हो। अच्छा। तो उसको एफसीएनआर बोलते हैं। अच्छा, मतलब जिस करेंसी में मेरे को रुपया आया, मान लीजिए मेरे को डॉलर में रुपया आया, तो मेरे को यदि डॉलर में एनआरई अकाउंट में रुपया आया, तो मैं उस एनआरई अकाउंट से एक नई एफडी बनवा दूंगा एफसीएनआर में, डॉलर में। बिल्कुल करेक्ट सर, बिल्कुल। बराबर। तो उसमें क्या होता है कि उसमें 1 ईयर टू 5 ईयर के लिए आप बना सकते हो। मेजर 5 करेंसी है, उसमें आप बना सकते हो। इसमें क्या होता है कि करेंसी वोलेटिलिटी जो अभी देख रहे हो आप, हाँ हाँ हाँ, तो करेंसी आपका जब मैच्योरिटी के समय जो आप अगर $100 का एफडी बना रहे हो, करेक्ट, तो $100 से ही काउंट होगा, उसमें रुपीज का कुछ लेना देना नहीं रहता बराबर है। हाँ, तो आपका करेंसी प्रोटेक्टेड रहता है। बिल्कुल सही है। हाँ, तो ये अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को ये है, उनको फिर रिपेट्रिएबल को पैसे वापस भेजने हैं, तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन रहता है। बराबर बराबर, मतलब सर इसमें करेंसी फ्लक्चुएशन का भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब एफसीएनआर में यदि अगर डॉलर ऊपर जा रहा है, नीचे मतलब आईएनआर रुपया डेप्रिशिएट हो रहा है, एप्रिशिएट हो रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब आपकी जो एफडी बनेगी वो एफसीएनआर में, वो डॉलर टर्म में ही बनेगी। बिल्कुल। और 5 करेंसी जो आपने बताई, बिल्कुल। लेकिन एनआरई अकाउंट में जो एफडी बनेगी वो आईएनआर में बनेगी। बिल्कुल, क्योंकि वो आपने जो रुपया एनआरई में अकाउंट में जो आया है, वो रुपया आपका आईएनआर में आया है। बिल्कुल। तो वो जो अब डॉलर का रेट कुछ भी ऊपर नीचे हो, उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। लेकिन सर इसमें एक और डाउट है कि एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहता है, किसमें ज्यादा बेनिफिट रहता है? फिक्स डिपॉजिट देखो, दोनों का अलग अलग बेनिफिट है। बेनिफिट तो दोनों में मिलेगा। बराबर। अगर आईएनआर में आप करोगे तो जो नॉर्मल सेविंग अकाउंट में मिलता है, नॉर्मल एफडीज में जो मिलता है, वो मिलेगा आपको। बस 1 साल का है कि कम से कम 1 ईयर का बनना चाहिए। अच्छा,
तो उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट तो ठीक मिलता है, लेकिन इसमें क्या होता है एफसीएनआर में रेट ऑफ इंटरेस्ट तो उसमें कम होता है। कम होता है। हाँ बिल्कुल, बट उसमें लेकिन करेंसी आपका वो जो प्रोटेक्टेड रहता है। हाँ करेक्ट करेक्ट करेक्ट, मतलब ये अगर रुपया डेप्रिशिएट हो रहा है तो अपने को उसका फर्क नहीं पड़ता है। बिल्कुल हाँ। करेक्ट करेक्ट, वेरी नाइस सर। सर एक और डाउट था मेरा कि सी फेयरर कंटिन्यू कर सकते हैं कि अपना सेविंग अकाउंट फॉर फॉरेन सैलरी क्रेडिट, यदि अगर उनको फॉरेन से कोई सैलरी क्रेडिट आ रही है तो क्या अपना अकाउंट कंटिन्यू? बिल्कुल, पहले ही हम लोगों ने बात की है कि अगर आप का स्टेटस एनआरआई हो गया है हाँ तो कोई भी सेविंग अकाउंट आप नहीं रख सकते, उसको आप एनआरओ कन्वर्ट करा ही देना चाहिए। हाँ 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 बिल्कुल बराबर। सर ये क्या होता है, व्हाई डज फेमा स्टेटस मिसमैच क्रिएटिंग बैंकिंग इशू सर? फेमा स्टेटस मिसमैच होता है कि आपने वही जो पुराना वाला क्वेश्चन आपने पूछा हाँ हाँ कि आपने आपका सेविंग अकाउंट है, सेविंग अकाउंट से आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, हाँ। रेगुलर उसको एनआरओ में कन्वर्ट नहीं किया है, बराबर है। और आपका स्टेटस एनआरआई हो गया है। हाँ हाँ तो इसमें फेमा गाइडलाइन भी आप ब्रीच कर रहे हो, बराबर। आरबीआई का गाइडलाइन भी ब्रीच हो रहा है, हाँ टैक्स असेसमेंट में प्रॉब्लम होता है, तो इसमें बहुत सारे इश्यूज आते हैं, उसी का पार्ट है ये। अच्छा। एंड सर ये एक और डाउट था मेरा कि ये डिफरेंस बिटवीन, मैं इसमें डिफरेंस जानना चाह रहा हूँ कि एनआरआई स्टेटस अंडर फेमा में क्या होता है और इनकम टैक्स एक्ट में क्या होता है, क्योंकि मेरे हिसाब से एनआरआई स्टेटस फेमा में कुछ अलग है और इनकम टैक्स में कुछ अलग है। हमारी कम्युनिटी को सर इतना डाउट रहता है इसमें कि ये फेमा एक तो भला क्या है, जैसे मैं इसका फुल फॉर्म जरूर बता देता हूँ, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो अब इसमें होता क्या है कि ये इसके हिसाब से एनआरआई स्टेटस कुछ अलग है, इनकम टैक्स के हिसाब से कुछ अलग है, तो ये लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि मतलब कि क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करे। तो एनआरआई स्टेटस क्या होता है सर इन दोनों में डिफरेंस? आप रेसिडेंट इंडियन हो, हाँ। ठीक है, आप किसी फॉरेन कंट्री में गए बराबर। तो आप एनआरआई हो गए। हाँ तो आप एनआरआई हो गए, ये कैसे डिसाइड होगा? तो ये डिसाइड होने के दो तरीके हैं। हाँ अगर आप 182 डेज या उससे ज़्यादा आप स्टे कर रहे हो हाँ आउटसाइड इंडिया तो आप एनआरआई हो गए, तो इसको ये इनकम टैक्स एक्ट में डिफाइन किया गया है कि 182 डेज मिनिमम होना चाहिए तो आप एनआरआई हो। करेक्ट। ठीक है, लेकिन फेमा गाइडलाइन एक दूसरी तरह का है। हाँ, फेमा हाँ। गाइडलाइन में क्या होता है कि आप एम्प्लॉयमेंट पर्पज से आप किसी कंट्री में शिफ्ट कर गए हाँ और आपने ज्वाइन कर लिया किसी कंपनी को, आपका अपॉइंटमेंट लेटर मिला, आप ज्वाइन कर गए, ज्वाइन करते ही फेमा बोलती है कि आप एनआरआई हो गए, मतलब फॉरेन एनआरआई हो गए। बिल्कुल, आप ज्वाइन किया, आप नौकरी पे ज्वाइन कर गए, हाँ। आप एनआरआई हो गए, उसके लिए 182 डेज कोई मायने नहीं रखता। अच्छा, इसीलिए बोलते हैं कि सेविंग अकाउंट को आपको तुरंत आपको फेमा एनआरओ compliant- अकाउंट, फेमा नॉन कंप्लाइंस ना हो, इसलिए आपको सेविंग अकाउंट को तुरंत आपको एनआरओ में कन्वर्ट करना बिल्कुल लेना। बिल्कुल। अच्छा, वेरी गुड सर। कैन फॉरेन इनकम डिपॉजिट इन रेसिडेंट अकाउंट क्रिएट कंप्लाइंस प्रॉब्लम? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ। डिपेंड करता है, फिर बात वही आ जाती है कि रेसिडेंट अकाउंट वो आपका है कि आपके रिलेटिव का है। अच्छा। आपका तो होना नहीं चाहिए। हाँ, हाँ। रेसिडेंट अकाउंट अगर रिलेटिव का है तो एज ए गिफ्ट आप दे सकते हो, मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, बराबर बराबर। सर इसके बाद में ये अपना जो पहला सेगमेंट था बेसिक एनआरआई एंड अकाउंट इशू को लेके, हम अपन एक दूसरे सेगमेंट पे सर बात करना चाह रहे हैं कि कई बार सर सी फेयरर एनआरआई कम्युनिटीज़ को क्या सर बहुत सारे इश्यूज रहते हैं रिलेटेड टू केवाईसी हो गया, ओटीपी प्रॉब्लम हो गया, कि इन सबको ये डेली बैंकिंग की प्रॉब्लम हो गया। कई बार सर बहुत बार प्रॉब्लम होती है, हम सेलिंग कर रहे हैं और हमारा को ओटीपी नहीं आ रहा है। तो इस तरीके के मैं कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूँगा आपसे कि व्हाई डू बैंक रिपीटेडली आस्क फॉर पासपोर्ट, वीज़ा एंड सीडीसी कॉपीज? देखिए, पासपोर्ट और सीडीसी कॉपी वगैरह तो आपको पता है कि केवाईसी में लगते हैं। बराबर। अगर आपका अकाउंट फ्रीज हो गया है या इनएक्टिव है या डोरमेंट है तो इस केस में बैंक आपसे ये सब डॉक्यूमेंट मांगती है। ये डॉक्यूमेंट जो है केवाईसी का पार्ट है। अच्छा। अगर आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो गया है तो न्यू पासपोर्ट देने के लिए आपसे पासपोर्ट मांगेगी। बराबर। आपका रेसिडेंट स्टेटस, उनको डाउट है कि रेसिडेंट स्टेटस आपका चेंज हो गया है, कहीं आप इंडिया में आकर रह रहे हो, हाँ, तो उसके लिए बैंक कभी भी मांग सकती है। अच्छा, बिल्कुल, बराबर। तो मतलब ये बार बार मांगना, मतलब केवाईसी के लिए बार बार नहीं बोल सकते कि मतलब रिपीटेडली तो होता नहीं है, लेकिन अगर 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल में रिपीटेडली कोई बैंक नहीं मांगती है। अच्छा अच्छा। इन सर व्हाई डू सम सीफेयर फेस केवाईसी नॉन कंप्लायंस डिस्पाइट रेगुलर अकाउंट यूजेस? देखिए, होता क्या है ना, ये एनआरई अकाउंट हाई रिस्क अकाउंट होता है। एनआरई एनआरओ अकाउंट होता है। अच्छा। तो उनको केवाईसी जो है वो प्रॉपर अपडेट कराने पड़ते हैं। बराबर। आपका अकाउंट यूज हो रहा है, आप सब ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, पैसा अकाउंट में आ रहा है, निकल रहा है, इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं, लेकिन कभी कभी होता है कि केवाईसी ड्यू हो गया। हाँ।
ठीक है, आपका पासपोर्ट एक्सपायर है या ये वीज़ा का प्रॉब्लम हो गया, आपके पास वीज़ा नहीं है, तो वो उसके लिए कभी कभी उनको देना पड़ता जाए, अगर बैंक आस्क करती है, मांगती है, तो उनको। अच्छा, हाँ, मतलब एज ए कुछ ना कुछ केवाईसी। केवाईसी के लिए हाँ, केवाईसी बैंक। सेम, केवाईसी बोला तो केवाईसी अगर बोला बैंक देना है तो सेम यही 3-4 डॉक्यूमेंट ही है जो उनको देने पड़ते हैं। अच्छा, लेकिन उसमें घबराने की बात कोई नहीं है। घबराने की बात नहीं है। अगर आपका आपका रिलेशनशिप मैनेजर, उससे कांटेक्ट करिए। आपका ईमेल आईडी अगर रजिस्टर्ड है अकाउंट हाँ में, हाँ, तो आप बराबर। मेल से कांटेक्ट कर सकते हैं। बैंक ब्रांच जो है वो हेल्प करती है। अच्छा सर, तो सर ये केवाईसी क्या अपन ऑनलाइन भी कर सकते हैं सर? केवाईसी ऑनलाइन भी हो जाता है। ऑनलाइन हाँ बहुत हाँ। सारे अलग अलग, ये डिपेंड करता है आपका किस बैंक में अकाउंट है। वो कोई कोई बैंक देती है, कोई कोई बैंक जो है वो फिजिकल जमा कराती है, तो ये अच्छा बैंक टू बैंक वेरी करता है। अच्छा, और सर यदि अगर मैं टाइम पे केवाईसी अपडेट ना करूँ तो? तो हाँ, ये हो जाता है कि अगर आपने टाइम पे केवाईसी अपडेट नहीं किया तो अकाउंट फ्रीज हो जाते हैं, अच्छा। इनएक्टिव हो जाएंगे, आपका डेबिट कार्ड काम नहीं करेगा। लेकिन सर कितने टाइम, केवाईसी अगर नहीं किया तो कितने टाइम में अकाउंट फ्रीज हो जाता है, ऐसा कुछ? देखिए, केवाईसी का मैसेज तो अब जनरली, अब तो टेक्नोलॉजी अपना है कि केवाईसी का मैसेज आता ही है कि केवाईसी ड्यू है, तो आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा कि आप ब्रांच कांटेक्ट करोगे तो वो बता देंगे कि इतना दिन का टाइम है, आप जमा कर दो। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। एंड सर यदि अगर एक और था कि वाई डू बैंक मार्क अकाउंट इज डोरमेंट फॉर सी फेयर, तो कई बार डोरमेंट कर देती है सर सी फेयरर्स का अकाउंट। बिल्कुल, हाँ। होता क्या है कि एनआरई अकाउंट जो होते हैं, एनआरई एनआरओ अकाउंट, जिधर उनका सैलरी आ रहा है, हाँ हाँ हाँ। तो उसमें रेगुलर क्रेडिट होता है। वो इंडिया में नहीं होते कभी उनके, या पेरेंट्स वगैरह कोई यूज नहीं कर, कोई क्रेडिट नहीं हो रहा है, डेबिट नहीं हो रहा है, केवल क्रेडिट हो रहा है। हाँ हाँ। तो कुछ टाइम के बाद वो बैंक उसको डॉर्मेंट कर देती है। वो अच्छा सिक्योरिटी पर्पज से होता है कि केवल आपका डिपॉजिट ही आ रहा है, और उसमें से कोई विड्रॉल नहीं हो रहा है, तो कोई मिस हैपनिंग नहीं हो उसके कारण जो है। अच्छा, वाई डू इंटरनेशनल डेबिट कार्ड ट्रांजेक्शन समटाइम फेल ऑन बोर्ड और अब्रॉड? हाँ, ये इसमें क्या होता है ना, डेबिट कार्ड भी अपने को समझना पड़ेगा कि बराबर। डेबिट कार्ड जो है, तो मैं तो हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि जितने एनआरआई कस्टमर है वो रुपए पे ना जाए, रुपए का कार्ड नहीं ले। अच्छा। क्योंकि रुपए का डेबिट कार्ड जो है वो बहुत सारे कंट्री में नहीं चलता है। ओके। तो उनको सजेस्ट हम लोग करते हैं कि या तो वीज़ा या मास्टर कार्ड ले लें। अच्छा। तो वीज़ा मास्टर कार्ड जो है ग्लोबली एक्सेप्टेड होता है, और ओके। रुपए भी अपना इंडिया का है, लेकिन वो पूरी तरह से ऑल ओवर वर्ल्ड में नहीं चलता। बहुत सारे कंट्री में, जर्मनी में नहीं चलता। अच्छा। हाँ, तो ऐसा है कि ये प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए आप हमेशा ये कोशिश करिए कि वीज़ा और मास्टर कार्ड ही आप यूज करो। अच्छा, ज़्यादातर उसी को यूज़ करें। बिल्कुल, हाँ। करेक्ट करेक्ट। एंड सर व्हाट शुड ए सी फेयरर डू इफ ओटीपी एंड बैंक एसएमएस आर नॉट रिसीविंग वाइल सेलिंग? हाँ, क्योंकि ओटीपी का इशू आता है। ओटीपी का हाँ, क्या होता है कि सी फेरर के पास कभी कभी नेटवर्क का भी इशू होता है उनके पास। बहुत ज़्यादा सर। हाँ, नेटवर्क का इशू है, तब वैसे भी कोई ओटीपी नहीं जाएगा आपको। करेक्ट। या आपने इंटरनेशनल रोमिंग एक्टिव नहीं किया है अच्छा। तो इंटरनेशनल रोमिंग आप एक्टिव कर लो हाँ तो आ जाएगा। सर, अगर फिर भी मान लो नेटवर्क नहीं आ रहा है तो ऐसा कोई अदर ऑप्शन? अदर ऑप्शन, आपके पास इंडियन कोई नंबर है, रिलेटिव का नंबर है, तो आप उसको एज ए सेकेंड अगर वो नंबर अपडेट करवा सकते हो। अगर आपको हार्ड एंड फास्ट आपको चाहिए ही कि वो, अगर वीकली ट्रांसफ़र, डेली ट्रांसफ़र है, कुछ फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र आता है, आपके पास नेटवर्क का बहुत ज़्यादा इशू है, तो आप स्पाउस वगैरह का मोबाइल नंबर आप अपडेट करवा के आप यूज कर सकते हो। अच्छा अच्छा अच्छा। ये पर्सनल सजेशन है, ऐसे करना नहीं चाहिए। हाँ, करेक्ट करेक्ट। बिल्कुल। हाँ सर, इसके बाद में सर मेरा अगला क्वेश्चन था कि हाउ कैन सी फेयर मैनेज बैंकिंग व्हेन इंडियन मोबाइल नंबर बिकम इनएक्टिव? सर मोबाइल नंबर बैंक के मतलब यदि अगर इनएक्टिव हो जाए तो बैंकिंग सर्विसेज कैसे? हाँ, ये इशू है। तो आप ईमेल आईडी अपडेट करके रख सकते हो, तो उसमें अच्छा। बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहेगा, लेकिन आपको मोबाइल नंबर तो अपडेट करने ही पड़ेंगे जो एक्टिव मोबाइल नंबर हो। अच्छा। क्योंकि स्टेटमेंट जो है आपको ईमेल पे मिल जाएंगे, लेकिन ओटीपी नहीं मिलता है। हाँ। तो उसके लिए आपको मोबाइल नंबर तो एक्टिव मोबाइल नंबर अपडेट करवाने ही पड़ेंगे। अच्छा। एंड सर क्या फैमिली मेंबर एनआरआई अकाउंट मेंटेन मतलब ऑपरेट कर सकते हैं सर? फैमिली मेंबर अगर वो एज ए ज्वाइंट होल्डर हो, ठीक है, या पावर ऑफ अटॉर्नी हो, हाँ हाँ। और ईदर और सर्वाइवर मैंडेट हो, तो कर सकते हैं। अच्छा, अदरवाइज तो नहीं कर सकते? नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं नहीं कर सकते। अच्छा।
सर इसके बाद हम एक नए सेगमेंट पे आते हैं, जिसमें सर क्या होता है कि कई बार प्रॉब्लम आती है सी फेयरर्स को रेमिटेंस को लेके, फेमा को लेके एंड टैक्सेशन इश्यूज को लेके सर। ये मतलब बहुत कॉमन प्रॉब्लम है सर सी फेयरर्स की, जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि व्हाई आर सम रेमिटेंस हेल्ड एंड डिलेड बाय बैंक। मतलब कई बार होता है कि सी फेयरर को डर लगता है सर कि मैं इतना बड़ा फंड ट्रांसफर कर रहा हूँ, भले रेमिटेंस कर रहा हूँ, तो कई बार सी फेयरर डर के मारे नहीं करता है सर। तो क्यों ऐसा डर, ऐसा एनआरआईज और सी फेयरर्स को मतलब माइंड में है, तो कई बार हेल्ड हो जाते हैं उनके रेमिटेंसेस, तो उसका क्या मतलब रीजनिंग हो सकती है? इसमें दो तीन बातें हो सकती है। हाँ सर। पहला तो आपका जो इंडिया में अकाउंट है वो कोशिश करो कि आपका एनआरओ अकाउंट ही हो, सेविंग अकाउंट नहीं हो। बराबर। उधर आपको पैसे नहीं मंगाने हैं। बिल्कुल सही बात। अगर पहले से सेविंग अकाउंट है, आपको पैसे मंगाने हैं फॉरेन से, तो आपको पहले बैंक को इंटीमेट करना होगा हाँ कि जो अकाउंट है उसको एनआरओ में कन्वर्ट कर दिया जाए, और जो केवाईसी डॉक्यूमेंट है वो आपको दे देना चाहिए। उसके बाद आपको जो रेमिटेंस करना है वो उसके बाद आप रेमिटेंस करो, तो उसमें कोई डिले नहीं होगा। करेक्ट करेक्ट बराबर सर। इसके बाद सर अगला क्वेश्चन था कि व्हाई डू बैंक्स आस्क सोर्स ऑफ फंड फॉर फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस? बिल्कुल। हाँ सर। अगर फॉरेन से कोई रिमिटेंस आ रहा है किसी अकाउंट में, हाँ सर। तो एक डिक्लेरेशन हर एक बैंक मांगती है। अच्छा। कि ये सोर्स ऑफ फंड बता दो आप। हाँ। ये गिफ्ट है या कोई प्रॉपर्टी सेल किया है या इन्वेस्टमेंट किधर से मैच्योर होके आ रहा है, तो वो बताने पड़ते हैं। करेक्ट करेक्ट। हाँ, तो ये आपको बताने पड़ जाते तो हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर बताएं भी तो? क्योंकि कई बार सी फेयरर डरते हैं, मतलब नहीं, इसमें कोई डरने की बात नहीं, क्योंकि आप जो फंड भेज रहे हो फॉरेन से, उसमें आपने पहले से ही टैक्स पे कर दिया है। बराबर। तो उसमें फिर डरने की क्या बात है? अच्छा। आपसे जो डिक्लेरेशन में जो चीज मांग रहा है आप फिल करके भेज दो। मतलब ऐसा जिसमें कोई बहुत बड़ा problem हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बराबर बराबर। एंड सर व्हाट आर द रेस्ट्रिक्शंस ऑन रिपेट्रिएशन फ्रॉम एनआरओ अकाउंट सर? यदि अगर अपन रिपेट्रिएट करते हैं फंड्स, तो क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस है क्या सर कुछ? हाँ, रिपैट्रिएशन, अगर आप कोई फंड भेज रहे हो, इंडिया से अब्रॉड भेजना है हाँ आपको, हाँ हाँ। तो एनआरओ अकाउंट में जो फंड पड़े होते हैं उस पर आपको टैक्स देना होता है। अच्छा। तो वो टैक्स, हाँ। जो टैक्स देना है तो वो हाँ। 15 CACB तो आपको लेना पड़ेगा उसका। ठीक है। NRO। और मैक्सिमम जो एक्सटेंट है 2,50,000 USD जो है, हाँ, हाँ। वो एक फाइनेंशियल ईयर में आप भेज सकते हो। करेक्ट करेक्ट। बिल्कुल। अच्छा अच्छा। एंड सर सी फेयरर को यदि अगर फंड ट्रांसफर करना रहे अब्रॉड फ्रॉम इंडिया से, तो क्या वो लीगली भेज सकते हैं? ऐसा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? एनआरई हो या एनआरओ अकाउंट हो, कहीं से भी? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप प्रॉपर फॉर्म जो आता है, जो कंप्लायंस है, उसको पूरा करिए, आप भेजिए, आप भेज सकते हो। मतलब ऐसा कोई दिक्कत नहीं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं कोई है। टैक्स का भी कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, अगर एनआरई से भेज रहे हो तो कोई टैक्स नहीं लगता है, लेकिन एनआरओ से भेज रहे हो आप, तो जो प्रोसीजर है उसको फॉलो तो करना पड़ेगा आपको। बराबर। एंड सर फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन था, व्हाई इज टीडीएस डिडक्टेड फ्रॉम एनआरओ अकाउंट? हाँ, एनआरओ अकाउंट पे जो अमाउंट है उसमें जो इंटरेस्ट आ रहा है उस पर टीडीएस लगते हैं। इसलिए लगते हैं कि वो ऑर्डिनरी अकाउंट है, उसमें आप इंडिया से भी डिपॉजिट कर रहे हो, अच्छा। फॉरेन से भी मंगा रहे हो। हाँ हाँ। तो होता क्या है कि जो सी फेयरर थे उनको हमेशा एनआरई अकाउंट में ही पैसे मंगाना चाहिए। अच्छा। हाँ, आप अवॉइड करो, अगर आपके पास एनआरई अकाउंट ना हो तभी एनआरओ अकाउंट में मंगाइए। अच्छा। हाँ, नहीं तो आपको डबल टैक्सेशन लग जाएंगे। करेक्ट करेक्ट। आपने टैक्स पे करके फॉरेन से रिमिट किया इंडिया में, फिर उस पर जो इंटरेस्ट अकॉर्ड होगा वो भी आपको पे करना पड़ जाएगा। करेक्ट करेक्ट। तो इसलिए आप एनआरई अकाउंट में ही मंगाइए। एंड सर क्या सी फेयरर एनआरई अकाउंट से एनआरओ अकाउंट में भी फ्रीली फंड ट्रांसफर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, एनआरई अकाउंट से एनआरओ अकाउंट में कर सकते हैं। हाँ। लेकिन एनआरओ अकाउंट से एनआरई अकाउंट में नहीं कर सकते। मतलब उधर से केवल आउट गोइंग है, हाँ, इनकमिंग नहीं है इंडिया से। हाँ। इंडियन फंड से, मतलब फॉरेन से तो आ सकता है एनआरई में, लेकिन एनआरई से केवल मतलब एनआरओ में या कहीं भी जा सकता है। बिल्कुल, एनआरई से आपकी जिधर भेजना है आप उधर ट्रांसफर कर सकते हो। एनआरओ, आपका एनआरओ अकाउंट है उससे एनआरई में ही भेज सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको 15 CACB भी फिर चाहिए होगा। ओह, बिल्कुल, मतलब वापस करने के लिए भी बिल्कुल। हाँ, क्योंकि आपने जो अमाउंट भेज रहे हो उस पर आपने टैक्स पे किया है कि नहीं, ये तो बताना पड़ेगा गवर्नमेंट को। ओह, बहुत बढ़िया सर। तो व्हाई डू सम सी फेयरर रिसीव सर इनकम टैक्स नोटिस बेस्ड ऑन बैंक ट्रांजैक्शन सर? हाँ, टैक्स इवेशन, वही बात हो गई कि ये अगर इन्होंने डिक्लेयर नहीं किया है कि आप रेसिडेंट इंडियन हो, कब एनआरआई हो गए, आपका सेविंग अकाउंट, पुराना सेविंग अकाउंट चल रहा है। कभी कभी क्या होता है कि इनके मल्टीपल अकाउंट्स होते हैं, मल्टीपल बैंक्स में। करेक्ट। तो खुद का जो अकाउंट इंडिविजुअल अकाउंट होता है ये एनआरओ कन्वर्ट करा लेते हैं। हाँ।
और दूसरे बैंक में क्या होता है कि इनका जॉइंट अकाउंट स्पाउस के साथ होता है, अच्छा वो उसको एज अ रेसिडेंट इंडियन ही चलने देते हैं, तो इसमें टैक्स का प्रॉब्लम आ जाता है। अच्छा। तो लीगली उसको भी एनआरओ अकाउंट कराना चाहिए, उसका मैंडेट चेंज कराना चाहिए। तो सर इसमें जो एनआरओ अकाउंट, अब जो स्पाउस है मान लीजिए वो तो एनआरआई नहीं है, बिल्कुल तो भी उनका एनआरओ अकाउंट खुल सकता है सर? बिल्कुल, वाइफ का नहीं खुलेगा, खुलेगा जॉइंट अकाउंट में। जॉइंट अकाउंट में, तो मैंने पहले ही बताया जॉइंट अकाउंट में खुलेगा, लेकिन मैंडेट जो है फॉर्मूला सर्वाइवर हो लेकिन जाएगा। एनआरओ खुल सकता है यदि अगर बिल्कुल। वाइफ रेसिडेंस है और जो हस्बैंड है मान लो वो एनआरआई है और सी फेयरर है। तो फर्स्ट होल्डर हस्बैंड रहेगा, सेकंड होल्डर वाइफ रहेगी उनकी, हाँ, और फॉर्मूला सर्वाइवर मैंडेट पे खोल सकते हैं। फॉर्मूला सर्वाइवर बिल्कुल वो वाले उस मैंडेट पे खोल सकते हैं, बिल्कुल खोल इधर वाले पे तो खुलेगा ही नहीं। नहीं खुलेगा। हाँ बराबर, समझा। मतलब एनआरओ अकाउंट अपन चाहें तो खोल सकते हैं, भले ही आपके पेरेंट्स या स्पाउस यदि अगर रेसिडेंट भी रहेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। नहीं दिक्कत। करेक्ट। एंड सर क्या एफसीएनआर अकाउंट में जो डिपॉजिट होता है वो कंप्लीटली टैक्स फ्री होता है? बिल्कुल टैक्स फ्री होता है। और उसमें सर एफडी का इंटरेस्ट रेट कम ज़्यादा कुछ रहता है? हाँ, वो नॉर्मली रेट ऑफ इंटरेस्ट कम ही होता है उसमें। अच्छा। वो एफसीएनआर अकाउंट जो है उसमें हाँ। जो एफडी बनते हैं वो अमाउंट जो लेते हैं वो एनआरई अकाउंट से लेते हैं, तो एनआरई अकाउंट से जिधर भी फंड जाता है, या तो नॉर्मल एफडी करो या एफसीएनआर में करो, अच्छा। उसमें कोई टैक्स नहीं लगता। इन सर एनआरई अकाउंट से तो एफसीएनआर में कर सकते हैं, एनआरओ अकाउंट से एफसीएनआर होता है क्या सर? नहीं होता। नहीं होता है नहीं ना? होता। हाँ, मतलब ये भी एक कई बार डाउट हो जाता है सर बिल्कुल कि ऐसा भी कुछ कर सकते हैं क्या? एनआरई से तो आपने बताया कि एनआरई से अपन एफसीएनआर खोल सकते हैं, लेकिन एनआरओ से नहीं खोल सकते? नहीं खोल सकते हैं, नहीं। अच्छा, ये उससे एफडी बना सकते हैं आप, नॉर्मल एफडी बना सकते हैं। मतलब वो नॉर्मल एफडी बनेगी क्योंकि वो आपका एनआरओ अकाउंट जो है नॉर्मल अकाउंट है, जस्ट ऑर्डिनरी अकाउंट, मतलब जैसा आपका सेविंग अकाउंट है वैसा ही एनआरओ अकाउंट है। अकाउंट है, मतलब दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है देखा जाए? नहीं, केवल स्टेटस चेंज हो जाते हैं हाँ हाँ। कि आप वो एनआरआई के लिए, ये रेसिडेंट इंडियन के लिए नॉर्मल सेविंग अकाउंट हो जाता है। बस इतना ही फर्क है। बस इतना ही फर्क है। बराबर। एंड सर व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ एफसीएनआर डिपॉजिट फॉर सी फेयरर? एफसीएनआर में क्या है कि एफसीएनआर में पहले ही बात हो चुकी कि इसमें फॉरेन करेंसी में आप एफडी बनाते हो, बराबर। तो उसमें आपका जो करेंसी प्रोटेक्टेड रहता है। हाँ। और आपको कभी इन्वेस्ट करना है, फॉरेन में इन्वेस्ट करना है, या आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, बराबर, तो आप 100% रिपेट्रिएबल होता है। हाँ। अगर आपने यूएसडी में किया है, मान लो कि आपने 1 लाख यूएसडी किए हैं करेक्ट एफसीएनआर में, हाँ। एफडी, तो वो 100% रिपेट्रिएबल होता है। सेम उतने अमाउंट के यूएसडी आप फॉरेन में रिमिट कर सकते हो। ओह आई सी। बिल्कुल, हाँ। करेक्ट। हाँ, उसमें 100% रिपेट्रिएबल होता है, उसमें कोई 2,50,000 यूएसडी का कोई उसमें कॉन्सेप्ट मतलब नहीं। उसमें कोई लिमिट नहीं है, कोई बिल्कुल। 15 सीए सीवी भी नहीं देना है? कुछ नहीं देना उसमें। अच्छा, मतलब वो बहुत फ्रीली बिल्कुल, उसमें ऑलरेडी आपने टैक्स पे कर दिया है फॉरेन में। अच्छा। हाँ, वो सोर्स भी जो है वो फॉरेन का ही सोर्स है। करेक्ट। तो सोर्स जब बैंक को और गवर्नमेंट को पता है सोर्स, फंड का सोर्स क्या है, तो फ्रीली ट्रांसफर हो जाता है इसमें, इसलिए कोई इशू नहीं होता। बराबर। सर फिर इसके बाद में हम आएंगे एक बहुत आज के टाइम में बहुत प्रोमिनेंट है सर, ये आप खुद भी सुन के शॉक होंगे सर। मतलब अभी जस्ट मैं एक सेमिनार में था, तो वहाँ पे आपको मैं बताऊँ सर, एक प्रोमिनेंट स्पीकर बता रहे थे कि इंडिया में जो आज की तारीख में साइबर फ्रॉड का अमाउंट है वो मोर देन 50,000 करोड़ रुपीज से ज्यादा का हो गया। बिल्कुल, मतलब आप समझिए सर 50,000 करोड़ रुपए, मतलब कितना बड़ा अमाउंट है कि लोगों के साथ में साइबर फ्रॉड हुए। बिल्कुल। तो सर ये क्या है ना, एक बहुत क्रिटिकल इशू है कि सी फेयरर्स की बहुत हार्ड अर्न मनी रहती है सर, मतलब आउट ऑफ इंडिया जाके शिप्स पे काम करना, और वो हार्ड अर्न मनी कई बार सी फेयरर डरते हैं कि कहीं किसी को इस तरीके से रुपया नहीं चले जाए हमारे। बिल्कुल। क्योंकि सर एक तो पहले ही 6 महीने 6 महीने 4 महीने 8 महीने घर से बाहर रहते हैं, और उसके बाद में वो हार्ड अर्न मनी कहीं इधर उधर चले गया, तो सर बहुत सारे साइबर फ्रॉड्स होते हैं। तो ऐसे क्या क्या फ्रॉड्स हैं और प्रिकॉशनरी मेजर जो सी फेयरर को रखने चाहिए, तो कि ताकि उनके साथ इस तरीके की चीजें ना हो फ्यूचर में? बराबर सर। तो व्हाट आर द प्रिकॉशंस शुड सी फेयरर टेक अगेंस्ट साइबर फ्रॉड एंड फिशिंग? कई बार जो उनके साथ होता है, तो सर क्या क्या रखना चाहिए उनको वैसे देखा जाए तो? जनरल प्रॉब्लम जो होता है इनके साथ, सी फेयरर के साथ, जो एनआरआई है उनके साथ, केवाईसी हमेशा बैंक मांगती है। बराबर। तो फ्रॉडुलेंट एज ए केवाईसी बोल के उनसे फ्रॉड करने की कोशिश करते हैं। अच्छा। तो या तो वो कोई लिंक भेजते हैं, या फिर ओटीपी का डिमांड करते हैं, या कोई फिशिंग मेल वगैरह भेज दिया, तो ये सब अवॉइड करना है। कभी भी कोई भी बैंक जो है ओटीपी नहीं मांगती है। बराबर। ना अगर कोई अनवांटेड लिंक आ रहा है, वो लिंक पे क्लिक नहीं करना है आपको। बराबर।
फ़ोन पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देना है किसी को। आपको अगर बैंक को भी इन्फॉर्मेशन देना है तो बैंक का जो ऑफिशियल मेल आईडी होता है उस पे आप उनको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। आपको कोई डॉक्यूमेंट भेजने हैं तो अनवांटेड किसी के पर्सनल मेल पे कोई डॉक्यूमेंट नहीं भेजने हैं आपको। तो अच्छा, ये सब प्रिकॉशन लेके चलोगे तो वो इंडियन हो, रेसिडेंट इंडियन हो, कोई हो, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बराबर। मतलब सर फिर हमको कैसे पता लगेगा कि ये बैंक की तरफ से मैसेज आया है कि आउटसाइड फ्रॉम द बैंक आया है? कई कई बार ऐसा होता है कि बैंक ने जेन्युइनली केवाईसी मांगी है, लेकिन इवन तो हमको आइडिया नहीं लग पाता है कि अच्छा ये बैंक ने मांगा है कि किसी और ने मांगा है। तो वो तो पता चल जाता है अगर थोड़ा सा आप ये करोगे। उसमें क्या होता है, कोई अगर पर्सनल नंबर से 10 डिजिट के नंबर से भेज रहा है तो वैसे पता चल जाता है कि Correct. किसी ने पर्सनल भेजा है। हाँ, बढ़िया सर। हाँ। हाँ, और बैंक का कोई मैसेज आता है तो उसमें बैंक का नेम, उसमें कुछ मोबाइल नंबर वगैरह आप इजीली पता नहीं चल पाता है, या 2 4 6 डिजिट का ऐसे करके कुछ होता है। अच्छा, मतलब वो हाँ। उसमें लिखा रहेगा बैंक का नाम। हाँ बिल्कुल। something और बैंक भी भेजती है तो आप मत करो, पहले आप कंफर्म करो। बैंक में आपका रिलेशनशिप मैनेजर होगा करेक्ट, या बैंक मैनेजर का आपके पास नंबर होगा, उनसे पहले आप कांटेक्ट करिए। करेक्ट। ठीक है। हाँ, उसके बाद ही आप कोई डॉक्यूमेंट भेज देना है, मेल करना है या कुछ भी करना है तो आप वैसे करो आप। अच्छा वैसा कर बिल्कुल। सकते हैं। हाँ। अच्छा, व्हाट आर द कॉमन ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड्स टारगेटिंग एनआरआई एंड सीफेयर सर? जैसे कौन कौन से बहुत कॉमन फ्रॉड्स होते हैं, मतलब जो जैसे आपने पहले अभी जस्ट बताया था इस पॉडकास्ट में कि हाँ, उनको कॉल आते हैं, मैसेज आते हैं कि इस ऐप पे क्लिक करो, या तो फिर ऐसा भी कई कई बार होता है कि इतने रुपए ट्रांसफ़र करो आपने इतने रुपए ट्रांसफ़र नहीं करोगे तो आपका ये केवाईसी जो है नहीं होगा। ऐसा कुछ कुछ होता है सर? मतलब आपने भी बैंकिंग में आपने सुने होंगे ब्रांच में या फिर कहीं ना कहीं हेड ऑफिस लेवल पे। हाँ, फ्रॉडुलेंट कॉल करते हैं, बोलते हैं कि आपका केवाईसी ड्यू है, हम्म, कि आपको एक ओटीपी आएगा, करेक्ट। आप अपना कार्ड नंबर बताओ, हाँ, आधार नंबर का आधार का ओटीपी आएगा, करेक्ट। हमको आपको लिंक भेज रहे हैं और लिंक पे क्लिक करके केवाईसी सबमिट करो। तो ये सब फ्रॉडुलेंट का ये बेसिक तरीका है उन लोगों का, तो बराबर, ये सब अवॉइड करना चाहिए। बराबर। एंड सर अभी ये भी चीज़ें हैं सर, कुछ कुछ चीज़ें जैसे अभी गैस सिलेंडर की सप्लाई बहुत कम हो गई थी इंडिया में। बिल्कुल। तो कई बार क्या हुआ सर, मेरे कुछ क्लाइंट ऐसे हैं, मतलब उनका मेरे पास कॉल आया कि चिरंजीव हमारे साथ फ्रॉड हो गया है, एंड उनके साथ ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हुई। जब भी ये आप समझिए, सभी लोगों को मेरा एक सजेशन है कि जब भी कोई ऐसी कोई क्राइसिस आती है, ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप घबराएं नहीं। जो भी चीज़ चल रही है आप उनको बोलिए कि आप पर्सनली आके हमसे बात करिए, या तो हम बैंक जाके बात कर लेंगे। और यदि कोई थर्ड पार्टी बात करती है तो उनको बोलिए कि आप हमारे घर पे आइए और बात करिए। आप कभी भी टेलीफोनिक उनसे कभी भी कोई कोऑर्डिनेट ना करें। बिल्कुल। सर एक बार ऐसा उनके साथ हुआ है कि गैस सप्लाई कम हो रही थी, तो बोला आपका केवाईसी नहीं हुआ है तो आपका गैस कनेक्शन कट हो जाएगा। बिल्कुल। एक क्लाइंट को आया कि आपका इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन कट हो जाएगा। हाँ, अभी रात में 12 बजे के बाद कट हो जाएगा। तो कितने सीनियर सिटीजन या फिर कितने मतलब नोइंगली भी मतलब पता नहीं रहता है, क्योंकि उस फ्लो में सर फ्रॉड हो जाता है कि वो तुरंत ओटीपी मांगते, फटाफट ओटीपी दीजिए, अदरवाइज नहीं तो आपका ये हम कैंसिल कट कर देंगे आपका कनेक्शन वगैरह। तो इस तरीके की किसी भी चीज़ से आप लोगों को घबराना नहीं है। और आप फ्रीली, यदि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है साइबर फ्रॉड से रिलेटेड, यदि कोई भी इशू आता है तो 1930 पे जरूर कॉल करें, जो कि साइबर हेल्पलाइन नंबर है, गवर्नमेंट ने बिल्कुल प्रोवाइड कर रखा है। सब बहुत प्रोमिनेंट और बहुत फास्ट सर्विस है उनका। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है ना। और आप कहीं कभी भी जब तक आपके नोइंग पर्सन से, ये मेरे को ऐसा लगता है कि नोइंग पर्सन से जब तक कॉल पे आपसे कोई ओटीपी या फिर मैसेज करके नहीं पूछा जाए, जिसको आप जानते हैं, तो एक बार ओटीपी देने के पहले उनको कॉल भी कर लीजिए सेफ्टी के लिए। मतलब कुछ रुपया नहीं लगता है आज के टाइम में सर, इतना फ्री ऑफ कॉस्ट हो गया फोन करना, तो उससे एक सेफ्टी सिक्योरिटी अपने को मिल जाती है। बराबर। एंड सर व्हाट शुड बी डन इमीडिएटली इफ डेबिट कार्ड ब्लॉक अब्रॉड सर? देखिए, डेबिट कार्ड जो है इमीडिएटली ब्लॉक होता नहीं है। अच्छा। अगर आप इंडिया में यूज कर रहे हो, फॉरेन में यूज नहीं हो रहा है, यानी कि आपका इंटरनेशनल एक्टिव नहीं है, तो आप एक बार मोबाइल बैंकिंग ऐप में जाइए। उधर जाके आप देख लो कि इंटरनेशनल एक्टिव है कि नहीं। तो कभी कभी एक्टिव नहीं होता है तो डेबिट कार्ड काम नहीं करता है। अगर वो कार्ड इंडिया में काम कर रहा है तो फॉरेन में भी काम करेगा। अच्छा। हाँ, और अवॉइड करें कि आपके पास रुपए का कार्ड नहीं हो। रुपए का कार्ड बहुत सारे कंट्री में नहीं चलता है, तो उधर डिक्लाइन होने की संभावना ज़्यादा है। अच्छा, इसीलिए सब लोग बोलते हैं कि वो कार्ड ब्लॉक हो गया, मतलब वो ब्लॉक नहीं हुआ है। एक्चुअली आपने कार्ड जो लेके रखा है, रुपए की जगह अगर वीजा या फिर आप मास्टर कार्ड लेते तो ज़्यादा बेटर होता है। बिल्कुल करेक्ट सर, बिल्कुल बराबर। एंड सर विच बैंकिंग अलर्ट्स एंड सिक्योरिटी फीचर्स शुड सीफेयर एक्टिवेट बिफोर ज्वाइनिंग शिप सर? हाँ, अभी क्या है कि सारे बैंक में टेक्नोलॉजी जो है
हर एक बैंक टेक्नोलॉजी का बढ़िया से यूज कर रही है। बराबर। तो आपने कोई भी अकाउंट खोल लिया है, बिल्कुल। तो उसका मोबाइल बैंकिंग आप ले लो, इंटरनेट बैंकिंग भी एक्टिवेट करा लो, बिल्कुल। व्हाट्सएप बैंकिंग भी आ गया है, व्हाट्सएप बैंकिंग का आप नंबर ले लो, व्हाट्सएप बैंकिंग भी आप चालू कर लो। बराबर। तो ये बेसिक ये 3 चीज़ें होनी चाहिए आपके पास। हाँ हाँ। तो उसके बाद आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा, तब कोई दिक्कत नहीं। बराबर सर। इसके बाद सर हम चलेंगे सर, क्या होता है सर, सी फेयर आउट ऑफ इंडिया चले जाते हैं और उनको कहीं के बारे बैंकिंग रिलेटेड इस सेगमेंट में भी प्रॉब्लम आता है, जैसे होम लोन हो गया, और होम लोन लेने के टाइम पे भी प्रॉब्लम आता है, और उनका क्रेडिट स्कोर भी जो है ना, कि उनका क्रेडिट स्कोर कैसे सुधरे, क्योंकि अभी तक तो लोन कुछ लिया नहीं तो क्रेडिट स्कोर भी नहीं रहता है। तो इससे रिलेटेड भी सर कुछ क्वेश्चंस हैं, मतलब जो कॉमन मेरे जो क्लाइंट्स हैं उन लोगों के आए थे, तो वही सब क्वेश्चन मैं आपसे पूछ भी रहा हूँ। तो सर इसी के चलते हुए सर, व्हाई डू सम बैंक रिजेक्ट्स होम लोन फॉर सी फेयर डिस्पाइट हाई इनकम सर? हाँ, ये 2-3 चीज़ें हैं। करेक्ट। इसमें क्या होता है, कभी कभी जैसा कि आपने बोला कि उनका सिबिल स्कोर जो है सिबिल स्कोर ही नहीं है, -1 है या 1 to 5 है। करेक्ट। तो सिबिल स्कोर आपके पास है नहीं, कोई सिबिल रिकॉर्ड नहीं है। बिल्कुल सही। तो उसमें क्या है कि बहुत सारा बैंक जो है कि अवॉइड करती है देना। अच्छा। तो उसके लिए आप सिबिल स्कोर पहले सही करो। आप कोई छोटा सा कोई गोल्ड लोन ले लो, कोई अगर क्रेडिट कार्ड ले लो छोटा सा, तो उससे सिबिल स्कोर आप स्कोर बन जाता है आपका। अच्छा। हाँ, और रीजन होता है कि मोस्टली बैंक क्या करते हैं, एनआरआई कस्टमर जो सी फेयर्स जो है होते हैं, हाँ हाँ हाँ। उनको लोन देने में इसलिए घबराती है कि उनसे कांटेक्ट हो नहीं पाता है। बहुत बार उनके पास इंटरनेशनल नंबर होता है। हाँ। और इंटरनेशनल नंबर पे कॉल करो, उनका कभी कभी इनकम में उनका ये टाइम जोन अलग होता है। हाँ। तो ये सब प्रॉब्लम आते हैं। तो होम लोन में क्या होता है कि मंथली ईएमआई जाती है। बराबर। अगर गलती से अगर 1 2 3 ईएमआई बाउंस किया तो अकाउंट जो है एनपीए हो जाता है। बराबर। तो रिकवरी के लिए बैंक डरती है कभी कभी। अच्छा। अगर सब चीज ठीक रहा तो बैंक दे देती है। अगर बैंक को लगेगा कि अगर प्रॉपर कांटेक्ट हो पा रहा है, या अगर उसने कोई ये गारंटर दिया हुआ है, जो गारंटर जो है उनका क्रेडिट स्कोर वगैरह सही है, हाँ हाँ, तो इस टेंशन बैंक कंसीडर कर लेती है। तो बैंक सर गारंटर का भी क्रेडिट स्कोर चेक करती है? अब गारंटर का बिल्कुल चेक करेगी। अच्छा। अब कोई वैसा गारंटर ले लिए जिसका पहले से ही सिबिल स्कोर खराब है, उसको एज ए गारंटर बैंक मानेगी ही नहीं। अच्छा। जो पहले से डिफॉल्टर है वो कैसे गारंटर बन सकता है? हाँ, मतलब बैंक हमेशा सिक्योर रहना खुद चाहिए। की गारंटी जो नहीं दे पा रहे हैं वो दूसरी गारंटी कैसे देगा? सही बात है सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो सर हाउ डू बैंक कैलकुलेट लोन एलिजिबिलिटी फॉर कॉन्ट्रैक्ट बेस सी फेयर सर? मतलब कई बार सी फेयर सर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जाते हैं, मतलब मोस्टली सर यही होता है, किसी कंपनी से टाइप रहता है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जाते हैं। तो उनकी एलिजिबिलिटी किस बेसिस पे निकालते हैं जब लोन देते समय सर? तो सब सैलरी से ही होता है। आप कॉन्ट्रैक्ट है, सैलरी तो सबको मिलती है, सैलरी स्लिप आता है। करेक्ट। तो सैलरी जो उनका सैलरी बनता है उसके अकॉर्डिंग जो है एलिजिबिलिटी तय होती है। हाँ, उसमें परमानेंट और कॉन्ट्रैक्ट का कुछ मतलब नहीं बनता है। बराबर। सर ऐसा कुछ है क्या कि कोई शिपिंग कंपनी का सैलरी स्लिप, किसी भी शिपिंग कंपनी का सैलरी स्लिप आप एक्सेप्ट करते हैं बैंक? बिल्कुल बिल्कुल, किसी भी कंपनी का हो शिपिंग का, तो सैलरी स्लिप हम लोग ये करते हैं। कोई भी बैंक करती है वो एक्सेप्ट करेगी, बिल्कुल करेगी। मतलब उसका उससे कोई कनेक्शन नहीं है कि कौन सी ए ग्रेड कंपनी है, बी ग्रेड, नहीं नहीं नहीं, उससे कोई फर्क नहीं। बड़ी कंपनी हो छोटी कंपनी हो, सबका सैलरी स्लिप सबकी कंसीडर करें। बिल्कुल बिल्कुल, बराबर बराबर सर, चलेगा। एंड सर कैन सी फेयर गेट प्री अप्रूव्ड लोन व्हाइल ऑन बोर्डिंग सर? प्री अप्रूव्ड होम लोन नहीं, होम लोन नहीं, बिल्कुल। अदर लोन सर ऐसा कुछ कभी अदर कभी कभी बहुत सारा बैंक जो है वो पर्सनल लोन वगैरह ऑफर करती है। हाँ, तो पर्सनल लोन क्या होता है, उसमें डॉक्यूमेंटेशन ऑनलाइन होते हैं। बराबर है। तो डिजिटल डॉक्यूमेंट एक्सक्यूशन बोलते हैं उसको, डीडी बोलते हैं। हाँ, तो हाँ, वो आधार वगैरह से हो जाते हैं, तो वो पॉसिबल है कि वो हो जाते हैं। बराबर। बाकी होम लोन वगैरह जो है प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन का चीज़ है, तो वो आप अगर ऑनबोर्ड कर गए हो हाँ, तो पॉसिबल ही नहीं है ओहो कि हो पाए। हाँ, मतलब वहाँ पे आपको क्योंकि एग्जीक्यूशन और साइनिंग वगैरह बिल्कुल पर्सनल लेवल पे करनी पड़ेगी। बिल्कुल करना। अच्छा अच्छा। एंड सर व्हाट आर द प्रॉब्लम अराइज इन ईएमआई पेमेंट ड्यूरिंग सेलिंग पीरियड सर? सी फेयर्स को क्या क्या प्रॉब्लम आती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि सेलिंग पीरियड में उनको कुछ ईएमआई का प्रॉब्लम। अगर उनके अकाउंट में प्रॉपर बैलेंस हो, हाँ, हाँ, उसमें नाच मैंडेट या इंस्ट्रक्शन दिया हुआ हो, करेक्ट, तो उसमें ईएमआई में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉपर डिडक्ट हो रही है तो ठीक है। फिर मतलब ऐसा कोई उसमें कोई नहीं, दिक्कत? वो सेल कर रहे हैं किधर हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अमाउंट होना चाहिए अकाउंट। मतलब अकाउंट में
अमाउंट तो रहेगा क्या होगा तो कोई दिक्कत हाँ, नहीं अगर मैच मैंडेट दिया हुआ है, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है तो हो जाता है वो। बराबर। एंड सर कैन सी एग्जिस्टिंग रेसिडेंस होम लोन कंटिन्यू आफ्टर बिकमिंग एनआरआई सर? सॉरी, एक बार फिर से बोलिए। सर यदि अगर जो मेरा होम लोन चल रहा है वो हम्म। कंटिन्यू रहेगा यदि अगर मैं एनआरआई भी हो जाऊंगा? बिल्कुल बिल्कुल, आपका जो मतलब उसका लोन, इससे कोई कनेक्शन नहीं? नहीं नहीं, उससे कोई कनेक्शन नहीं है। आपका ईएमआई जाना चाहिए, प्रॉपर जा रहा है तो है, उससे मतलब दिक्कत जो पहले लोन चल रहा था वो कंटिन्यू रख सकते हैं नहीं। भले आप बिल्कुल एनआरआई हो जाओ, उससे कोई फर्क नहीं नहीं पड़ता है? पड़ता, आपको स्टेटस बस चेंज करवाने होते हैं। अच्छा। हाँ, उसके लिए आप होम लोन केवाईसी का का भी? नहीं, आप उसमें क्या होता है, आप एक बार स्टेटस चेंज करा लोगे तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका स्टेटस जो है रेसिडेंट इंडियन टू एनआरआई हो जाएगा बस। बस, बाकी जो चल रहा है वैसे ही चलेगा। मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं नो, आएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं। बराबर। इन वाई डू सर सम बैंक इंसिस्ट ऑन लोकल को एप्लीकेंट और गारंटर सर कहीं कई बार लोन लेने में? हाँ, लोन जब होम लोन वगैरह लेते हैं, कोई प्रॉपर्टी क्रिएट कर रहे हैं तो हाँ वो बड़ा अमाउंट देना पड़ता है बैंक को। हाँ। तो जो सी फेरर्स होते हैं वो शिप पे रहते हैं, बराबर। तो रिकवरी के लिए उनसे कांटेक्ट नहीं हो पाता, टाइम जोन हो या नेटवर्क नहीं हो, कोई भी इशू हो, बराबर है। तो उसमें गारंटर का चाहिए होता है कि अगर उनसे कांटेक्ट अकाउंट होल्डर से नहीं हो रहा है तो गारंटर से कांटेक्ट करते हैं। बराबर। अगर कोई ईएमआई ड्यू हो रही है हम्म। तो इसलिए बैंक लेती है। अच्छा अच्छा। बिल्कुल। बराबर है। एंड सर हाउ इम्पोर्टेंट इज सिविल स्कोर फॉर सी फेयर सर? सिविल स्कोर का जहाँ तक बात है वो सबके लिए इम्पोर्टेंट है, वो सी हाँ फेरर हो, कोई भी एनआरआई हो, रेसिडेंट इंडियन हो। हाँ। अगर आपका सिविल स्कोर सही नहीं है तो कोई बैंक आपको कोई लोन नहीं देगी, इवन आपको क्रेडिट कार्ड भी नहीं देगी। आई तो सी। उसके लिए आपको क्या है कि सिविल स्कोर सही करना होगा। बराबर। बिल्कुल। बराबर, मतलब वो सिविल स्कोर, वो आप एनआरआई हो, सी फेयर हो, रेसिडेंट रेसिडेंस हो, इंडिया कोई भी हो, कोई भी आपको हो, सी बैंक से कोई भी लोन लेने हैं आपको, करेक्ट। इवन क्रेडिट कार्ड लेने हैं, हाँ। तो आपका क्रेडिट स्कोर सही होना चाहिए, बराबर है मिनिमम मतलब। 700 प्लस होना चाहिए। आई सी। आई सी। ओके। एंड सर हाउ कैन सी फेयर इम्प्रूव क्रेडिट स्कोर वाइल स्टेइंग अब्रॉड सर? अगर पहले से उनका कोई क्रेडिट स्कोर नहीं है, हाँ हाँ। -1 है या 1 to 5 है, तो उसके लिए आप छोटा सा गोल्ड लोन ले लो, बराबर। या कोई अगर डिपॉजिट करके अगर क्रेडिट कार्ड मिलता है तो क्रेडिट कार्ड ले लो, तो ऑलमोस्ट ठीक हो जाता है। अच्छा, बिल्कुल। मतलब ऐसा कोई दिक्कत नहीं है फिर। नहीं। बराबर। एंड सर एक छोटा गोल्ड लोन वाला जो आपने बताया अभी, गोल्ड लोन भी ले सकते हैं? बिल्कुल। गोल्ड लोन के लिए क्या है कि गोल्ड लोन आप लेते हो ना, अगर एक तो गोल्ड लोन में जनरली सिबिल स्कोर नहीं देखा जाता है। अच्छा। हाँ, आप गोल्ड दे रहे हो, गोल्ड के एवज में बैंक आपको लोन दे रही है, बराबर है। तो उससे सिबिल स्कोर सही हो जाता है, उसमें सिबिल स्कोर का ज़रूरत भी नहीं होता है। अच्छा। तो आपका लोन जब चालू हो गया तो फिर सिबिल स्कोर सही हो जाता है प्रॉपर, अगर पेमेंट कर रहे हो तो। बराबर बराबर। सर इसके बाद हम एक नए सेगमेंट पे आएंगे कि सी फेयर कई के बाद इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल प्लानिंग को लेके भी लैक कर जाते हैं। कई के बार इनिशियल स्टेज होता है सर, इनिशियल स्टेज पे जैसे ही रुपया मिलता है तो समझ में नहीं आता इतने रुपए का करे क्या, तो सब खर्चा कर देते हैं। फिर 10-20 साल बाद समझ में आता है कि ये रुपया यदि अगर पहले से ही हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर गाइडेंस में प्रॉपर कंसल्टेंट के थ्रू यदि अगर हम करते तो हमारा जो लॉस आज मतलब फ्यूचर में जो होने वाला है वो लॉस बच जाता। मतलब कई बार ये सब बहुत सारी प्रॉब्लम आती है सर सी फेयर्स को, क्योंकि इनिशियल स्टेज पे नहीं पता लगता है जब, क्योंकि सर सभी का बताओ सर सीओसी आ जाता है 20-21 साल में, 22 साल में मोटा मोटा, 25-26 साल में शादियां होती है, तो 4-5 साल मजे मस्ती करते हैं सर। करेक्ट सर। बिल्कुल। तो वो उस टाइम पे भी क्या होता है सर, यदि उस टाइम से यदि सेविंग की हैबिट चालू हो जाए तो सर 35-40 साल तक में जो कॉर्पस इकट्ठा हो जाता है बहुत बड़ा, वो इतना बड़ा हो जाता है कि जितना आप रेगुलरली पर एनम आप कमाते सेलिंग से, उससे ज़्यादा आपको यहाँ से इनकम हो जाती है। बिल्कुल। लेकिन उस समय सर समझ में नहीं आता है, तो ये मतलब इस चीज़ पे भी अपन कुछ डिस्कशन करेंगे सर, वो कर रहे हैं। तो कैन एनआरआई सी फेयर इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड एंड डीमैट अकाउंट सर? बिल्कुल, एनआरआई जो है वो म्यूचुअल फंड में और ये शेयर परचेज कर सकते हैं। मतलब ऐसा उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है नहीं सर? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं लेकिन है। उसमें अकाउंट कौन सा मेंटेन करना पड़ेगा सर उनको? आप एनआरई और एनआरओ दोनों से कर सकते हो। मतलब ऐसा कोई दिक्कत नहीं? नहीं, कोई लेकिन प्रॉब्लम आपको नॉर्मल सेविंग अकाउंट तो नहीं? नहीं। नॉर्मल सेविंग अकाउंट तो जब आपका स्टेटस एनआरआई हो गया तो उस समय ही आपको नॉर्मल सेविंग अकाउंट को या तो एनआरओ में कन्वर्ट करा लो, नहीं कराने हैं बंद करा लो। अच्छा, मतलब वो फिक्स है? बिल्कुल। बराबर सर। एंड सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनआरई एंड एनआरओ इन्वेस्टमेंट अकाउंट सर?
एनआरई और एनआरओ, एनआरई से नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट है, करेक्ट। तो उससे अगर कोई इन्वेस्ट कर रहे हो आप, हाँ हाँ। तो उसमें कोई टैक्स नहीं लगता है। ओ। पहले ही टैक्स बेनिफिट जो नॉर्मल एफडी वगैरह में बेनिफिट मिल रहा है, इधर बेनिफिट मिलेगा। एनआरओ से कर रहे हो तो जो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है वो हाँ, इधर से पे करने पड़ेगा। मतलब जो आपको एनआरओ में जो एफडी पे इंटरेस्ट आएगा उस पर टीडीएस भी कटेगा और टैक्स भी लगेगा। बिल्कुल, और एनआरई जो है उस पे जो एफडी पे इंटरेस्ट आएगा उस पे टैक्स वगैरह कोई कुछ टैक्स नहीं। नहीं, जीरो टैक्स मतलब है। यही डिफरेंस है यदि बिल्कुल अगर इन दोनों में से यदि इन्वेस्ट करते हैं तो। बिल्कुल, हाँ बराबर सर। एंड सर क्या अपन आईपीओ की एप्लीकेशन कर सकते हैं एनआरई अकाउंट बिल्कुल, से? अगर डीमेट अकाउंट यूज कर पा रहे हैं तो आईपीओ भी कर सकते हैं। मतलब ऐसा कोई बिल्कुल डरने घबराने वाली बात नहीं है। नहीं। बराबर सर। एंड सर व्हाट इज फाइनेंशियल प्लानिंग मिस्टेक्स आर कॉमनली सीन अमंग सी फेयर सर? मतलब क्या क्या प्रॉब्लम ऐसा देखी गई है? ये सी फेरर के साथ क्या होता है कि ये घर से तो दूर रहते हैं, हाँ। कोई पार्टिकुलर ऑफिस नहीं होता, करेक्ट करेक्ट। तो और इनका अकाउंट भी जो है वो अपने कंट्री में होता है। हाँ। तो कितने पैसे अकाउंट में आ रहे हैं, वो पैसे का एफडी हुआ या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है या शेयर परचेज किया है, कुछ होता नहीं है उनसे। बराबर। टाइम जोन अलग होता है, अगर वो कभी कभी चाहे भी तो बैंक से कांटेक्ट नहीं कर पाते वो, बराबर बात है। टाइम जोन के कारण। हाँ। और तो इनका बहुत सारा पैसा ऐसे ही आइडल पड़ा होता है करेक्ट। एनआरई एनआरओ में। जब एनआरई एनआरओ में आइडल पैसे पड़े होंगे तो मैक्सिमम 2.5% बैंक देती है, बराबर। उससे ज़्यादा मिलेगा नहीं। अगर आपका करोड़ों में है तो 3% मिलेगा। बराबर है। और फाइनेंशियल लिटरेसी भी नहीं हो पाती बहुत लोगों की, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो उस कारण भी हो जाता है। हम्म। तो इसके लिए फाइनेंशियल एडवाइजर अगर किसी से कांटेक्ट कर ले, आप जैसे प्रोमिनेंट लोगों से कांटेक्ट कर ले, अरे सर। तो तब उनका फाइनेंशियल प्लानिंग अगर करे तो फिर सही रहेगा फिर। बराबर बराबर सर। एंड सर क्या इंश्योरेंस एंड इमरजेंसी फंड की प्लानिंग सारे सी फेयर्स को करनी चाहिए? मतलब कई बार होता है सर इंश्योरेंस नहीं करवाते हैं फैमिली में। हाँ, क्या होता है सर सब एसआईपी के पीछे भाग रहे हैं। बट लेकिन एसआईपी करके करोगे क्या यदि अगर आपकी लाइफ सिक्योर नहीं है, आपकी बिल्कुल। फैमिली की लाइफ सिक्योर नहीं है। यदि अगर आपकी लाइफ रिस्क में है और आपने कई बार बड़े बड़े लोन ले लिए, तो यदि अगर आपने उसके प्रोपोर्शनेट लाइफ इंश्योरेंस नहीं लेके रखा है तो वो लोन का रीपेमेंट कौन करेगा? बिल्कुल। कई बार सर क्योंकि इट्स अ हाईली रिस्की जॉब सर, मतलब शिफ्ट पे आप जॉब कर रहे हैं, मतलब कई बार वेव्स बाय गॉड ग्रेस ना है ऐसा कुछ हो, लेकिन कई बार वी नोस कि वहाँ पे इंश्योरेंस होता ही है शिप पे भी। बट लेकिन फिर भी एक पर्सनल लेवल पे भी इंश्योरेंस होगी, कहीं और एक्स्ट्रा आपने कोई ऑब्लिगेशन आपके कहीं हो तो वो यदि सबसे पहले इंश्योर्ड रहेंगे तब जाके एसआईपी करना चाहिए। और कुछ बड़ा अमाउंट है तो कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट करना चाहिए। और उसके लिए मतलब मैं ये मानता हूँ सर हर चीज़ के डॉक्टर अवेलेबल है। बिल्कुल। आप डॉक्टर के पास जाइए, हर चीज़ के स्पेशलिस्ट अवेलेबल हैं, आप उनसे कंसल्ट करिए, वो आपको अच्छे से गाइड कर सकते हैं। बराबर सर। बिल्कुल। तो इस तरीके की ये कुछ मतलब मेरे डाउट्स है सर। और सर ऐसे कुछ और सर ऐसे टॉप 3 मिस्टेक्स मतलब मैं जानना चाह रहा हूँ कि ऐसी और क्या क्या मेजर मिस्टेक्स है जो सी फेयरर्स करते हैं और जो बैंक एज अ बैंकर आप चाहेंगे कि वो ना करें? हाँ, तो 3 मिस्टेक्स की बात कर रहे हैं तो इनको पहले तो ये प्रॉपर केवाईसी अपडेट करा के रखा अकाउंट में, ठीक है। करेक्ट। और केवाईसी अपडेट करा रहे हैं, आप जब भी इंडिया आओ एक बार बैंक विजिट करो, अच्छा। ठीक है। आप स्टेटमेंट लो, देखो कि आपका डेबिट क्रेडिट कितना हुआ है। करेक्ट। कोई इंटरेस्ट जो है आपको, इंटरेस्ट बहुत बार क्या होता है कि इंटरेस्ट कभी कभी अकाउंट में क्रेडिट नहीं हो पाता है, अच्छा ऐसा ठीक होता है। है? हाँ हाँ, कभी कभी होता है कि अकाउंट में क्रेडिट नहीं हो पाया, बैंक का जो सन्ड्री अकाउंट है उधर पड़ा रह गया। हाँ। तो आप एक बार कैलकुलेट करो, आपको नहीं समझ में आ रहा आप सीए को दे दो, बराबर है। हाँ, आप उसको चेक करो। आप देखो कि आपका डेबिट कार्ड काम कर रहा है, अगर डेबिट कार्ड आपका एक्सपायर हो गया तो नया डेबिट कार्ड रिप्लेस करके नया डेबिट कार्ड ले लो। बराबर। तो ये सब कॉमन मिस्टेक है जो कि आप इंडिया आ रहे हो तो एक बार आपको ये सब चीज़ कर लेना पड़ेगा। बराबर है। हाँ। बराबर बात। और इंडिया में आ गए तो एक बार फाइनेंशियल एडवाइजर से भी मिल लो। आप देखो कि पैसे अगर है तो इन्वेस्ट करो पैसे को। बराबर बराबर बात है सर। एंड सर क्या क्या बैंकिंग फैसिलिटी जो है सी फेयर को एक्टिवेट करना चाहिए बिफोर ज्वाइनिंग शिप और सेलिंग करने से पहले सर? हाँ, तो वो तो मैंने पहले भी बताया है कि इसमें क्या है कि आपको मोबाइल बैंकिंग एक्टिव कर लो, नेट बैंकिंग भी होना चाहिए आपके पास, डेबिट कार्ड भी ले लो, करेक्ट। उसको इंटरनेशनली एक्टिव कर लो। उसके बाद व्हाट्सएप बैंकिंग अगर आपके बैंक दे रही है तो व्हाट्सएप बैंकिंग एक्टिव कर लो। अच्छा। हाँ, तो ये बेसिक चीज़ें होनी चाहिए आपके पास। बराबर। एंड सर व्हाट शुड सी फेयर
फर्स्ट टाइम सीफेयर नो बिफोर ओपनिंग बैंक अकाउंट सर? क्या क्या उसको पता होना चाहिए जब फर्स्ट टाइम यदि अगर बैंक अकाउंट ओपन करवा रहा है तो? फर्स्ट टाइम अगर बैंक अकाउंट ओपन कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपका सोर्स ऑफ फंड जो है केवल फॉरेन से आ रहे हैं। करेक्ट। आपको इंडिया से फंड जनरेट हो रहे हैं क्या? अगर इंडिया से फंड जनरेट हो रहा है तो बराबर। आप एनआरओ अकाउंट रखो। हाँ। अगर इंडिया से फंड जनरेट नहीं हो रहा है तो कोई नया एनआरओ अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं है, केवल अच्छा। एनआरई अकाउंट रखो। हाँ। अगर आपके पास पहले से सेविंग अकाउंट है तो उसको एनआरओ कर लो। बराबर। अगर आपको इंडिया से 1 रुपए का भी आमदनी नहीं है तो एनआरओ अकाउंट भी रखने का आपको कोई जरूरत नहीं है। अच्छा। बिल्कुल। हाँ हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। एंड थैंक यू सर, आपने इतना टाइम दिया इस चीज़ के लिए। एंड इफ़ यू फाउंड दिस पॉडकास्ट यूजफुल ना, तो मेक श्योर टू शेयर इट विथ योर फेलो सीफेयर, because one small banking mistakes can create huge compliance and tax issue later. And if you want more practical content on taxations, FEMA banking and financial planning for seafarer, make sure to subscribe to financewithchiranjeev.com. Thanks for watching.